आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th वालों के लिए दोस्तों एक और यहाँ पे सेट लेकर आए हैं दोस्तों। ये सेट नंबर 2 है क्लास 10th मैथ्स गणित के, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं दोस्तों टॉप मोस्ट वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, जो सारे क्वेश्चंस आप सभी का बेस्ड ऑन बोर्ड एग्जाम पे रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 15 क्वेश्चंस 15 प्रश्न को सभी वीडियोज़ में डील करते हैं दोस्तों, और आप लोगों को रोज़ इस तरह का वीडियो देखने को मिलते हैं। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार का स्टडी आप लोग ये चैनल देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही हम लोग न्यू वीडियो लेकर आऊँगा इसका सेट नंबर 3, डेली आप लोगों को 15-15 क्वेश्चंस का सेट देखने को मिलेंगे दोस्तों। अगर आप मैथ्स में 50 में 50 ठोकना चाहते हैं दोस्तों, तो आप इस सीरीज को देखना मत भूलना। सभी दोस्तों में शेयर भी कर देना दोस्तों, ताकि एक एक प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर रिवीजन हो जाए। सिर्फ 15 से 20 मिनट्स के वीडियोज़ रहेंगे दोस्तों, 15 क्वेश्चंस रहेंगे। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो आप हमारे इस वेबसाइट की मदद से कर सकते हैं। starkstudy.com गूगल पे लिखिए, या फिर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। वहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मॉडल सेट, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर और ऑनलाइन टेस्ट भी उपलब्ध है। तो जाके आप लोग प्रैक्टिस से जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 2, पहला प्रश्न है दोस्तों सेट नंबर 2 में कि √3 है एक। मैंने आप लोग को काफ़ी बार बताया भी है दोस्तों कि जब भी आप लोग एग्जाम्स में बैठोगे और मैथ्स का खास करके क्वेश्चंस पेपर आएगा आप सभी के हाथ में, तो सबसे पहला प्रश्न जो रहेगा, पहला क्वेश्चन, वो परिमेय और अपरिमेय पर ही आधारित रहेंगे। परिमेय या फिर अपरिमेय पर ही आधारित रहने वाले हैं क्वेश्चंस, ठीक है। पहचानने का नियम तो काफ़ी सिंपल होते हैं दोस्तों। पहला ही क्वेश्चन अगर आप लोगों को बन जाए तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या होती है। तो देखो, पहला क्वेश्चन है कि √3 है एक। तो √3 जो है ये कौन सी संख्या है दोस्तों? सभी को पता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है ना, क्योंकि इसका हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और जिसका पूर्ण वर्ग नहीं हो, जिसका पूर्ण वर्ग नहीं हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे √3 है एक अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला प्रश्न देख दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे हम लोग डिटेल्स में समझते हुए चलेंगे दोस्तों। अगर आप किसी भी प्रश्न में डाउट है आपको तो ज़रूर कमेंट करके बताना। मैं आप लोगों को अगले वीडियोज में और भी अच्छे तरीके से इसको समझा दूंगा, किसी भी प्रश्न में अगर डाउट आता है तो, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। कहा गया है दोस्तों कि दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है। देखो, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या हो सकते हैं दोस्तों, यही आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया है। देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच दोस्तों अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। अनंत, अनगिनत दोस्तों, ठीक है, अनगिनत। देखो, दो परिमेय संख्याओं के बीच मान लेते हैं दोस्तों 1 और 10 के बीच कितने परिमेय संख्या होते हैं? तो 1 और 10 के बीच दोस्तों अनंत परिमेय संख्या हो सकते हैं। देखो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग 1 तो होगा ही दोस्तों, 2 होगा 3 होगा, 2.3 होगा दोस्तों, 2.1 होगा, 2.01 होगा, है ना। ये सारे क्या है दोस्तों? इसको p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं ना। तो इस तरीके से अनंत आप लिख सकते हो कि नहीं। फिर 2.001 लिख सकते हो, फिर 2.00103 लिख सकते हो। इस तरीके से, मतलब इस तरीके से आप अनगिनत संख्या लिख सकते हो। इसलिए दो परिमेय संख्याओं के बीच हमेशा दोस्तों अनंत परिमेय संख्या होते हैं। यह आप लोग क्लास 7th 8th से ही पढ़ते हुए आ रहे होंगे। चलिए, इसमें किसी भी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अनंत मारना हमेशा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। कहा गया है कि द्विघात समीकरण के विवेचक शून्य के बराबर हो तो दोनों मूल जो होंगे वो किस तरह के होंगे? देखिए, द्विघात समीकरण की बात हो रही है दोस्तों। तो द्विघात समीकरण की जब भी बात आती है, द्विघात समीकरण की जब भी बात आती है दोस्तों, तो उसमें कितने मूल होते हैं? तो 2 मूल होते हैं। कितने? 2 मूल, मतलब शून्यक। और पूछा गया है एक डी, मतलब विवेचक। विवेचक को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट दोस्तों, जिसको हम लोग डी से निरूपित करते हैं, जिसका मान था b² - 4ac। इसका मान बोला गया है कि शून्य के बराबर है। जब शून्य के बराबर हो जाता है डी का मान दोस्तों, यदि डी का मान 0 है, यदि डी बराबर आपका क्या है दोस्तों? 0, तो मूल जो होंगे वास्तविक और क्या होगा दोस्तों? आपका समान होगा। वास्तविक और समान क्या होगा दोस्तों? रियल एंड इक्वल,
ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी में है यही आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। वास्तविक और समान, द्विघात समीकरण के विवेचक शून्य के बराबर हो तो मूल जो होंगे वो वास्तविक और समान। इसी में पूछा जाता है दोस्तों, यदि डी का मान ग्रेटर देन 0 हो तो मूल क्या होगा, यदि डी का मान लेस देन 0 हो तो क्या होगा। इस तरह के प्रश्न जब भी आएंगे तो मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा। यहाँ पे डी का मान 0 पूछा गया था, मतलब शून्य के बराबर हो तो दोनों मूल जो होंगे वास्तविक और समान। चलिए दोस्तों, 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है आपका कि अर्धगोला का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, अर्धगोला का जो संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है वो 3πr² के बराबर होता है। ठीक है, 2πr², देखो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों, पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है आपका दोस्तों 4πr²। ठीक है, और यहाँ पे है आपका अर्धगोले का, क्या है दोस्तों, यहाँ पे अर्धगोले का। तो देखिए दोस्तों, अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है दोस्तों आपका 3πr²। ठीक है ना, 2πr² नहीं, 3πr², जो ऑप्शन नंबर आपका बी में, ये सूत्र है दोस्तों, इसलिए याद रखने की जरूरत है आप लोगों को, 4 का बी। 5 नंबर देखते हैं। कहा गया है कि दो वृत्तों की परिधियाँ 2:3 के अनुपात में है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। काफ़ी शानदार प्रश्न है दोस्तों, पूछा जाता है इस तरह के प्रश्न। तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त की जो परिधि होती है दोस्तों, वृत्त की जो परिधि होती है वो क्या होता है दोस्तों, आपका 2πr के बराबर होता है। तो यही ना 2πr1, दो वृत्त है तो r1 एक मान लेते हैं त्रिज्या और एक 2πr2 मान लेते हैं। ठीक है, इनका मान दिया गया है दोस्तों 2:3, यही ना है वृत्त का परिधि 1/परिधि 2। तो 2π दोनों में कॉमन है तो आसानी से कट जाएगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे r1/r2 जो बचा ये 2:3 ही बचा। तो कहने का मतलब दोस्तों, जब भी आप लोगों को पूछा जाए कि वृत्त की परिधि इतना के अनुपात में है और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछा जाए तो आप बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जो वृत्त की परिधि होगी दोस्तों वही आपको त्रिज्याओं का अनुपात भी हो जाएगा। समझ में आ रही ना, त्रिज्याओं का क्या होगा, अनुपात भी हो जाएगा सेम। ठीक है, सेम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। कहा गया है कि बिंदु -4,3 किस पाद में है। काफ़ी शानदार प्रश्न है, पूछा जाता है दोस्तों। देखो हम लोग समझते हैं इसको अच्छे तरीके से थोड़ा। ये मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पे आपका ये पाद है। ठीक है, क्या है दोस्तों, ये पाद है। ठीक है, ये प्रथम पाद होता है दोस्तों, ये द्वितीय पाद होता है आपका, ये आपका होता है दोस्तों तृतीय, और ये आपका होता है चतुर्थ। ठीक है, तो प्रथम पाद में दोस्तों दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसमें माइनस प्लस होता है दोस्तों। ठीक है ना, इसमें माइनस माइनस होता है और इसमें आपको प्लस माइनस होता है। तो ये सभी x और y, ये x और y, ये x और y, और ये भी आपका x और y। शुरू में स्टार्ट x होता है, बाद में y होता है। तो किस पाद में पहले माइनस है दोस्तों, उसके बाद प्लस, तो द्वितीय पाद में। तो ऑप्शन नंबर हमको बी के साथ चला जाना है दोस्तों। ठीक है ना, जो द्वितीय पाद का उदाहरण है -4,3 किस पाद में है, तो द्वितीय पाद में। ठीक है, ये आप लोग को समझा दिया मैंने। अब जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप आसानी से बना दोगे। चलिए 7 नंबर, सभी वर्ग होते हैं। देखिए दोस्तों, समरूप सर्वांगसम पढ़े होंगे आप लोग। तो सभी वर्ग जो है दोस्तों, देखो वर्ग जो होते हैं ना, मान लो दोस्तों कि ये आपका यहाँ पे वर्ग है। ठीक है, ये वर्ग है दोस्तों, है ना, ये वर्ग, ये आपका क्या है दोस्तों, वर्ग है। ये पहला वर्ग है दोस्तों, ये दूसरा है, ये आपका तीसरा है और ये आपका चौथा है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा में आप लोग क्या देख रहे हो, सेम आकार का ये कोण सभी एंगल क्या होते हैं, समान होते हैं ना। सभी भुजा वर्ग में क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। देखो वर्ग का जो शर्त है दोस्तों, वर्ग का, जिसमें सभी भुजा समान, सभी कोण समान। ठीक है,
सभी कोण समान। तो जिसमें भी दो शर्त आप लोगों को मिल जाए दोस्तों, वो हमेशा क्या होगा, समरूप होगा। क्या होगा, समरूप होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, सभी वर्ग जो होगा वो समरूप। समरूप मतलब क्या हुआ, समान आकार का, समान रूप का, है ना। जहाँ पे सेम एंगल, सेम भुजा, सेम सभी चीज़ों की सेम रहते हैं ना, उसको समरूप बोलते हैं। त्रिभुज दोस्तों, क्या त्रिभुज सर्वांगसम है या फिर समरूप है, सभी समबाहु त्रिभुज जो है दोस्तों वो सर्वांगसम है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, क्योंकि उसमें सभी भुजा और सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है ना। सभी त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है, लेकिन सभी वर्ग जो है वो समरूप है। तो ये चीज़ आप लोग को यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों। पूछा जाता है समरूप होगा सभी वर्ग, कन्फ्यूजन मत होना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम लोग। 8 नंबर कहा गया है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में सम संख्याओं की प्रायिकता क्या होगी। तो टोटल संख्या कितना है, देखो यहाँ पे सम संख्या की प्रायिकता बराबर सम संख्या की संख्या बट्टा में कुल संख्या। तो सम संख्या कितने हैं दोस्तों, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। टोटल कितना है, 5। और कुल संख्या 1 2 3 4 1 से लेकर 10 तक, तो 10 हो जाएगा। तो 5/10 मतलब 1/2 आंसर हो जाएगा सम संख्या की कुल संख्या। लेकिन ऑप्शंस दोस्तों यहाँ पे भिन्न है, क्योंकि यहाँ पे 9 को लेकर चला है। टोटल संख्या कितना है दोस्तों, यहाँ पे नीचे में 9 है। तो थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शंस। ठीक है, क्वेश्चंस के हिसाब से चलोगे तो यहाँ पे 1/2 आएगा। अगर 10 यहाँ से हटा दोगे दोस्तों, आप 10 यहाँ से हटा दोगे तो ये आपको यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 मतलब यहाँ पे 9, अगर 10 को हटा दोगे तो ये 4/9 ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे 10 के हिसाब से ही चलो दोस्तों, 1/2 आंसर यहाँ पे सही। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास 9 नंबर। कहा गया है कि 10a बराबर जो होगा वो किसके बराबर होगा, 10a। तो देखिए दोस्तों 10a जो होता है वो आपको यहाँ पे कॉट 1/cot a के बराबर होता है ना। 10a का उल्टा क्या होता है, 1/cot a। तो यहाँ पे कॉट 90 डिग्री माइनस a का जो मान होता है वो 10a के बराबर। ये फार्मूला होता है दोस्तों, आप लोग पढ़े होंगे, जैसे साइन 90 माइनस a का मान क्या होता है आपका, cos a होता है ना। उसी तरीके से आपको यहाँ पे 90 माइनस a जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, आपका cot a। ठीक है, 90 में से अगर किसी थीटा को हम घटाते हैं कोण को, तो उसका मान जो है माइनस या फिर पॉजिटिव सेम ही होता है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि 0 से 90 डिग्री के बीच सभी का मान यहाँ पे समझ लो दोस्तों, 0 से ये 90 डिग्री के बीच होता है आपका। ठीक है, 0 से 90 डिग्री के बीच, जिसमें ऑल सभी कोसाइंस का मान पॉजिटिव में होती है। क्या होती है दोस्तों, पॉजिटिव में होती है। तो यहाँ पे सभी का मान यहाँ पे पॉजिटिव में आ रही है। ठीक है, पॉजिटिव में आ रही है, तो इसको आप लोग को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे 10a का जो मान हो जाएगा वो cot 90 माइनस a के बराबर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, a करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे a करेक्ट हो जाएगी। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। कहा गया है कि cosec स्क्वायर a बराबर होगा, cosec स्क्वायर a बराबर होगा। तो देखिए दोस्तों cosec, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा cot a 10a के 1/10a के बराबर होता है। उसी तरीके से cosec स्क्वायर a का जो मान होगा, देखिए cosec स्क्वायर a का जो मान होगा वो 1/sin स्क्वायर a का मान होगा। और हम जानते हैं एक सूत्र दोस्तों कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a का मान 1 होता है। और एक और चीज़ जानते हैं, sin स्क्वायर a का मान यहाँ से निकालेंगे तो वो इधर लेके जाएंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक है, इसको इस साइड लेकर गया तो बस निकाल दो मान। cosec स्क्वायर a का जो मान होगा वो एक की जगह पे लिख देते हैं sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, sin स्क्वायर a की जगह पे लिख देते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a। किस ऑप्शंस में दोस्तों देख लेते हैं हम लोग। ये ऑप्शंस नंबर आपका सी में है, यही आपका क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कहा गया है आपका कहा गया 11 नंबर
कि जमीन पर स्थित किसी दो बिंदु से दूरी क्रमशः ए और बी मीटर है जो एक ही क्षैतिज रेखा पर स्थित है। किसी मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। देखिए दोस्तों, काफ़ी शानदार प्रश्न है दोस्तों। ये यहाँ पे कहा गया हम लोगों का कि एक मीनार है, ठीक है, जमीन पर स्थित एक मीनार, उसके दो बिंदु से यहाँ पे मान लेते हैं दोस्तों, एक अच्छा से समझ लेते हैं पहले हम लोग, ठीक है, कि मान लेते हैं ये आपका एक बिंदु है और ये आपका दूसरा बिंदु है, ठीक है, क्रमशः है, तो ये ए हो गया और ये आपका बी हो गया। अब क्या हो गया दोस्तों, इसका उन्नयन कोण दिया गया है, तो उन्नयन कोण मान लेते हैं इससे ये जुड़ा हुआ है और इससे आपका ये जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है दोस्तों, ये जुड़ा हुआ है आपका और ये इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसका मान ए का मान कितना है दोस्तों, आपका 30 डिग्री है और इसका मान आपका कितना है 60 डिग्री। ये मान लेते हैं ए है, ये मान लेते हैं बी है और ये मान लेते हैं सी है। तो ऊंचाई पूछा गया है मीनार की, तो ये मान लेते हैं दोस्तों आपका ये क्या है, एक मिनट थोड़ा सा, ये बी है और ये आपका सी है। ये एच मान लेते हैं दोस्तों ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई हम लोगों से पूछा गया, तो आप आसानी से नहीं निकालोगे मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई आप निकाल लोगे कि नहीं बताओ, दोनों में कॉमन होगा ऊंचाई। तो सबसे पहले हम लोग 10-30 का मान लेंगे दोस्तों, तो 10-30 का मान हो जाएगा एच अपॉन, इसका मान दूरी है तो ये मान लेते हैं ए, ठीक है ना, और ये मान लेते हैं बी यहाँ से यहाँ तक, तो एच अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा ए, तो 1/√3 बराबर एच अपॉन ए। तो यहाँ से निकाल लेते हैं दोस्तों ए का मान h√3। फिर यहाँ से हम लोग 10-60 डिग्री का मान निकालेंगे जो एच अपॉन ए प्लस बी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे टोटल बी मीटर है, क्रमशः दूरी ए और बी, तो यहाँ पे बी हो जाएगा दोस्तों ये, तो √3 अपॉन एच अपॉन बी। तो बी का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, एच का मान √3, बी एच का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक बी का मान एच अपॉन √3। तो यहाँ पे ए गुने बी जो करेंगे दोस्तों, तो h√3 गुने एच अपॉन √3, तो √3 से √3 गया आपका, तो बचा क्या, ए गुने बी बराबर h²। तो यही ना पूछा गया दोस्तों आपका, यही ना आप लोगों से पूछा गया, एच का मान निकालो √a/b, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है दोस्तों, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी शानदार प्रश्न था दोस्तों। मैं आप लोगों को इस तरह के प्रश्न और भी बताऊंगा आगे प्रश्नों में। ये तो सिंपल था दोस्तों, जैसे आप लोगों को, और जब भी पूछे जाएंगे तो √a/b आप लोग को निकालने हैं, ठीक है, हमेशा याद रखना √a/b जब भी ऊंचाई की मान पूछा गया, मीनार की ऊंचाई, ठीक है। दोनों में कॉमन था दोस्तों, इसका मान यहाँ से ए था और यहाँ से यहाँ तक बी था, ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया बी, यहाँ से आपका यहाँ तक बी था टोटल, ठीक है। चलिए, किसी भी छात्र को दिक्कत है 11 नंबर क्वेश्चन में तो ज़रूर कमेंट करके पूछना। 12 नंबर है दोस्तों, कहा गया है कि किसी वृत्त की बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है। तो चलिए दोस्तों, एक वृत्त हम लोग बनाते हैं, ठीक है, और एक बाह्य बिंदु से हम लोग क्या करते हैं, इस पर पहले तो एक यहाँ पे त्रिज्या लेते हैं दोस्तों, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, और ये मान लेते इधर है। इसको एक यहाँ से हम लोग अगर खींचते हैं दोस्तों स्पर्श रेखा, देखो स्पर्श रेखा खींच दिया हम लोग यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया आपका दोस्तों, ये हो गया O, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया P। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये रेखा और ये जो OA बराबर क्या है आपका OB। सेम उसी तरीके से आपका AP का मान जो होगा दोस्तों, AP का मान बराबर BP, मतलब ये रेखा और ये रेखा क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो इसलिए किसी वृत्त की बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई जो होगी वो क्या होगी दोस्तों, बराबर होगी। ऑप्शन नंबर 1 के साथ यहाँ पे चलेंगे दोस्तों। किसी वृत्त की बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची जाती है, सिद्ध करने के लिए पूछा जाता है, तो इसी तरीके से आपको बनाने हैं। इसको क्या करना है दोस्तों, इस तरीके से आप लोग को एक सिद्ध करने के लिए एक लाइन खींच देना, त्रिभुज OAP में, त्रिभुज OPB में, इस तरीके से आपको सिद्ध कर देना है। काफ़ी इजी से बता दूंगा दोस्तों, जब आप लोग कमेंट करोगे कि इसको सिद्ध कीजिए, ठीक है। सिंपल आप लोग याद रखिए, बराबर होती है। अगला प्रश्न 13 नंबर देखते हैं। कहा गया है दोस्तों 13 नंबर में कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा दोस्तों अपरिमेय ही होता है।
क्या होता है, हमेशा अप्रमेय। देख लो प्रमेय संख्या किसको बोलते हैं, मान लो कि 2/3 है और अप्रमेय संख्या √3, ये किसी भी मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या होगा 2√3/3, तो ओवरऑल क्या कौन सी संख्या हुआ, अप्रमेय ही आया ना। कोई भी संख्या ले लो प्रमेय का, मान लो कि 5/2 ही ले लो और √2 ही ले लो, कोई भी संख्या ले लो, एक प्रमेय और एक अप्रमेय, तो हमेशा जो संख्या होगा दोस्तों वो आपको अप्रमेय ही आएगा। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पे अप्रमेय हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर कि x² - 3 का शून्यक निकाले। काफ़ी इजी है दोस्तों। तो x² - 3 का जो शून्यक निकालेंगे तो जीरो रख दो, तो x का मान इधर लेके जाओगे तो 3 प्लस -3 में, तो x का मान निकालोगे तो प्लस माइनस √3, तो ये एक बार प्लस √3 हो जाएगा और एक माइनस √3 हो जाएगा। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम n धन पूर्णांकों का योग डैश होता है। क्या क्वेश्चन है कि प्रथम n धन पूर्णांकों का योग डैश होता है। तो प्रथम n धन पूर्णांक का योग क्या होता है दोस्तों, देखो मान लो 1 2 3 ये सारे क्या है धन पूर्णांक, इसका जो योग होता है n × n + 1/2, ये यहाँ पे रख दो n × n + 1/2, जितना भी n होगा दोस्तों, मान लो कि प्रथम 20 धन पूर्णांकों का योग, तो 20 × 20 + 1/2 हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसको कैलकुलेशन कर लो। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 15 क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चंस किए हैं दोस्तों, 15 क्वेश्चंस, जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। इसी तरीके के प्रश्न हम आप लोगों के लिए डेली 15 क्वेश्चंस का सेट लेकर आते हैं दोस्तों, 15 प्रश्न का, जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही शानदार होगा दोस्तों तैयारी के लिए। ठीक है, और 50 में 50 आप लोग सही कर सकते हो मैथ्स में ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो जितने भी छात्र इस वीडियो को देखा दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, अगर आप लोग को साइंस सोशल साइंस का भी वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके बताना, मैं आप लोगों के लिए भी वो सेट लेकर आने वाला हूँ। और लाइव क्लासेस के माध्यम से देखना चाहते हो दोस्तों तो आप लोग लाइव क्लासेस के माध्यम से भी देख सकते हो, ज़रूर कमेंट करके बताना। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।